यही है। चलो बताओ कैसे आप लोग? एकदम जैसे छोड़ के गया था वैसे ही हो, शांत एकदम, जिंदगी से थके आ रहे, परेशान, मुश्किल में। अरे बाहर निकल जाओ, ये सब हो गया। चलो कैसा रहा पहले बताओ, वेकेशन कैसा था? नॉर्मल है। तो पढ़ाई हो पाई नहीं हो पाई? थोड़ी थोड़ी। ओके, एंजॉय किया ज्यादा? देखो दो में से कोई एक चीज तो एडजस्ट से करो, सही? एंजॉय करो, एडजस्ट से करो, पढ़ाई करो, एडजस्ट से करो, ठीक है? अब नेक्स्ट कितने महीने बचे बताओ? टीचिंग आवर्स कितने बचे हमारे? सितंबर एंड, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4, ठीक है। तुम्हारे सेल्फ स्टडी के लिए कितने टाइम बचा? 2 महीना। अब पहले 3-4 थे, अब 2 एग्जैक्टली, क्योंकि पहला अटेम्प्ट सीईटी का कब आएगा? दिसंबर। उसके बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट किसका आएगा? कब आएगा? अच्छा, सीईटी का फर्स्ट अटेम्प्ट दिसंबर में है या नहीं है वो तो महाराष्ट्र अभी थोड़े टाइम में बता देगा, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी या तो वो दिसंबर एंड करेंगे या जनवरी फर्स्ट वीक करेंगे, ठीक है? वो गैप तो रखेंगे थोड़ा सा, एकदम क्योंकि काफी सारे सेंटर्स जेईई और सीईटी के ओवरलैप होते हैं और जनरली 15-20 डेज का एक बैंडविड्थ चाहिए उनको टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट सेट ऑफ एग्जाम, समझा? तो इतना तो वो रखेंगे नहीं कि एकदम ओवरलैप हो कि एक वीक में हो जाए, या तो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में खत्म करेंगे और जनरली लास्ट वीक ऑफ दिसंबर थोड़ा अवॉइड इसके लिए शायद कर सकते हैं। द ओनली रीजन बिकॉज वो क्रिसमस का पूरा टाइम आता है और जनरली सारे जगह पे छुट्टी होती ही है फॉर श्योर। तो एक्सपेक्टेड समझ के चलो 10-12 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर के बैंडविड्थ में दे विल ट्राई टू फिट इट। दूसरा ऑप्शन इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट सेकंड जॉब, क्योंकि क्या होता है इंजीनियरिंग कॉलेजेस जनवरी में फ्री होती है और उनको इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए क्योंकि सेंटर वहीं पे होगा तुम्हारा मैक्सिमम। फिर तुम्हारा स्टूडेंट जेई आके खड़ा होगा, जेई खत्म होगा उसके बाद क्या खड़ा होगा? बोर्ड्स का प्रैक्टिकल, वो खत्म होने के बाद क्या खड़ा होगा तुम्हारा? बोर्ड्स खत्म होने के बाद नेक्स्ट क्या खड़ा होगा? अटेम्प्ट 2 के बाद सीईटी का अटेम्प्ट और फिर बिट्स का अटेम्प्ट 1, एडवांस बिट्स का अटेम्प्ट 2 एंड दैट्स इट। हाँ, उसके बीच में छोटी मोटी एग्जाम से वो तो है। तो टीचिंग पार्ट, आपका लर्निंग पार्ट अब अबाउट टू एंड, एंड ट्रस्ट मी हमें भी ये 3 महीना नहीं समझना, क्योंकि इस टाइम पे लास्ट ईयर भी मैं जब बात कर रहा था सीनियर से, तुम्हारे जैसे जो बैच था J1, कल, प्रथम, ये सब यहीं थे, मतलब इन सम अदर क्लास, बट ऐसा ही कुछ यहीं पे ऑलमोस्ट मैं प्रोसेस में भी था। यहाँ पे उनको बताया अभी 3 महीने हैं, 3 महीने में खत्म करना, और 3 महीने जब हम यहाँ पे हम एंड करें चीजों को, तब तक दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम किस पे फोकस करें, बिकॉज वो क्लैरिटी के साथ नेक्स्ट 2 महीने की पढ़ाई करें। समझ में आया? बिकॉज दैट शुड बी वेरी वेरी क्लियर।
because trust me, first attempt is the best attempt, not only for JEE but also for CET. This year we also see that फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ सीईटी के और सेकंड अटेम्प्ट ऑफ सीईटी के बीच में महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक्चुअली ओपन द फॉर्म 3 टाइम्स, जो नहीं करना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? वो एक विंडो देते हैं जनरली जहाँ पे वापस फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। सही बात है, बच्चों ने फॉर्म फिल करा, उसके बाद वापस 2 दिन बाद बोला और 1 दिन देते हैं, वापस 2 दिन बाद बोला और 1 दिन देते हैं। अब ऐसे कर करके लोगों को बढ़ाते ही जा रहे हैं। तो अटेम्प्ट में पता है क्या हुआ, जितने भी बच्चों के स्कोर कम थे ना, जो 70 वाले भी थे ना, वो दूसरे अटेम्प्ट में 110 120 मार रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है क्या हुआ? इससे कॉम्पिटिशन अननेसेसरी बढ़ेगा, व्हिच इज गोइंग टू हैपन। बट नाउ तुम्हारे पास फर्स्ट अटेम्प्ट में वेरी हाई चांस है कि अगर तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अच्छा स्कोर कर लिया हुआ तो परसेंटेज तो शुरू होगा ना। इट इज सिमिलर टू जेईई ना, एग्जैक्टली। मेरे वर्ड्स पे याद रखो, भूलना नहीं। अगर सीईटी का दिसंबर अटेम्प्ट आए, जो कि वेरी हाई चांस से होगा, तुमने वहां पे एक डिसेंट स्कोर ला, डिसेंट नॉट वेरी गुड स्कोर। वेरी गुड स्कोर क्या होता है? एक्सेप्शनली गुड स्कोर क्या होता है? 160 प्लस 120 प्लस वेरी गुड स्कोर। अच्छा स्कोर क्या होता है? अच्छा स्कोर 150। डिसेंट स्कोर क्या होता है? 130। दैट्स अ डिसेंट स्कोर। अगर आपने 130 भी लाया ना भाई, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम 99 परसेंटाइल के ऊपर बैठो। दैट्स अ वेरी हाई चांस, एक डिसेंट स्कोर। तो बस क्योंकि लोगों का प्रिपरेशन भी नहीं हुआ होगा, ट्रस्ट मी। जिस तरह से हम लोग एसोसिएशन में रहते हैं दूसरे इंस्टीट्यूट के साथ, वी नो बहुत लैग होता है पोर्शन, एक्सेप्शनली। लोग दिसंबर एंड तक पोर्शन खत्म करते हैं। तुम्हारे पास वो एडवांटेज हो सकता है। सितंबर एंड तक विल ट्राई टू अंडर द पोर्शन। तुम्हें नेक्स्ट 2 महीना अच्छे से मेहनत करनी है। यहाँ पे हम आपको इंडिविजुअल लेवल पे गाइड करेंगे, क्योंकि अभी हमें तुम्हारे स्ट्रेंथ और वीकनेस पता है। तो उतना एक्सेप्ट करोगे? तो हम जैसा बोले, डिस्कस करवाए, हम आपको सजेशन देंगे कि बेटा तेरे लिए ये अच्छा है, उसको मान के नेक्स्ट 2 महीना मेहनत कर। कुछ समझा? तब तक कोई थॉट नहीं कि सर मुझे यही करना है, मुझे अभी करो, क्योंकि चैप्टर्स अभी सारे हैं। वो तुम्हें जेईई में भी उतने इंपॉर्टेंट है, तुम्हें सीईटी में भी उतने इंपॉर्टेंट है, तुम्हें एडवांस में भी। तो एटलीस्ट कुछ नहीं तो मेन लेवल तो अच्छा करो, डेफिनेट तो करना ही। वो 3 महीने खत्म होते हैं, फिर 2 महीने में क्या करना, कौन से चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना, किस पे नहीं करना, वो स्ट्रेटेजी में बना। अंडरस्टूड? क्लियर? एंड अगर सही बैठा, सब सही रहा, तो इस साल का रिजल्ट जो इतना अच्छा है, उससे मच बेटर रिजल्ट तुम लोग निकालो। कल हमारी काउंसलिंग थी शाम को 4, मतलब हम लोग 5 बजे से लेकर रात को 9:30 बजे हम लोग घर पे गए। सारे तुम्हारे जेईई के टॉपर्स आए थे, सबको समझाया हमने फॉर्म फिलिंग, क्योंकि फॉर्म फिलिंग चालू हो गया इनका। एंड सबको समझाया कि भाई जाना ही है। आईआईटी में अगर आप आज प्रति सर का पोस्ट भी देखा होगा, दिस ईयर 4000, मतलब टोटल जोसा में 4500 सीट ऐड करी। नहीं, इट्स अ गुड थिंग ना। आईआईटी में 750 है, एनआईटी में बढ़ाएंगे, ट्रिपल आईटी में बढ़ाएंगे, टोटल 4500। तो नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली बढ़ाएंगे। नई ब्रांचेस आ गई हैं और अच्छी ब्रांच आई, बहुत ऑप्शन है बेटा। एक स्टूडेंट, जैसे मैंने रिया शिनॉय का नाम दिया था, रिया शिनॉय को 19,000 है, ठीक है, आपने शायद वो पोस्टर में देखा होगा। वो 19,000 रैंक पे बेटा उसको आईआईटी मिल रही है, और जो करना चाहती थी वो मिलती, जबकि वो गिव अप कर चुकी थी कि नहीं करना था। अब उसको एडवांस क्लियर हो गया एंड शी इज गेटिंग नाउ आईआईटी। लोगों को लगेगा सर 19 के तो इट्स नॉट दैट ग्रेट। तुम्हारा जब रैंक आएगा ना, वहां पे नाम आएगा ना, तब तुम्हें जो फीलिंग होगी ना, फिर तुम्हारा AR 1 है या 19 के है, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। डेफिनेटली 1 को फीलिंग अलग होगी, क्योंकि उसको अटेंशन सबको मिलेगा, पर 19,000 वाले की जो पीछे मेहनत है ना, वो भी बुरी नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि लोग कितनी मेहनत करते हैं, बीच में कितनी बार अपने ड्रीम्स को साइड में रखते हैं और फिर वापस लेके आता है, तुम्हें नहीं पता। वेदांत पटेल जिसका रैंक आया है, वो तुम्हें ऑलरेडी बहुत बार बोल चुके होंगे, वो एडवांस के बैच में था भी नहीं, मेंस के बैच में रह के उसने एडवांस किया। ये हो सकता है। और देयर आर
कि वो स्टूडेंट जो कंसिस्टेंटली सिर्फ अपने पास पे है। अभी मैं थोड़े टाइम के बाद मैं आपके हर एक के ना मैं बच्चों के तुम्हें ये दूंगा, बच्चों ने क्या क्या किया है वो सारे बच्चों तुम्हें रियलाइजेशन भी नहीं होगा। ये बच्चों के सीईटी रिजल्ट आने तुम्हें और एक शॉक मिलेगा, देखना शायद इस बार हिस्ट्री क्रिएट हो सकती है। दैट इज गोइंग टू फिंगर्स क्रॉस्ड है, वी डोंट नो बट समथिंग ट्रेमेंडस इज गोइंग टू हैपन इन सीईटी रिजल्ट्स। और यही बच्चे हैं, उन्हें जो स्कोर किया है सीईटी में कैसे किया पता नहीं है, कुछ मारा तेरा ही मारा है। हम भी शॉक थे, वो भी शॉक है, कितना हाई स्कोर कैसे हुआ। क्या है वो हुआ क्यों? क्योंकि अब गेम पलटने का टाइम है। 3 महीना बी सीरियस, बट दैट डज नॉट मीन उदास कम निराश मुक्का मारो ना बाहर मिल के ऐसा मुंह बना के आओ। वो जो मैं हर बार बोलता हूँ, हाउ यू स्टे इन लाइफ, दैट्स हाउ यू परफॉर्म, दैट्स इट, वेरी सिंपल। तुम्हें नहीं पता बट रीड द बुक, अगर नहीं पता है तो हैप्पीनेस एडवांटेज पढ़ो तो समझेगा। इफ यू आर हैप्पी everything will improve, if you are not happy everything will be gone। प्रत्येक सर हमेशा बोलते हैं उदास मरेले मरियल है ना, बोलते हैं ना सब वर्ड। ऐसे बच्चे जनरली कुछ नहीं करते, कुछ भाड़े से। तो कबीर चिल्लर तो सुना ही होगा, सबने सुना है ना। जिसने नहीं पता AR2 इन द हिस्ट्री ऑफ IIT, इन द हिस्ट्री ऑफ IIT AR1 से ज्यादा अटेंशन किसको मिला? AR2 को। कैसे हो गया भाई? क्योंकि बंदा है सर, और हम बोल सकते हैं कि है बंदा सही है, जेन्युइन है, कुछ है, अजीब है। लोग होते हैं भी अजीब, डेफिनेटली भी है। थोड़ा करो है ना, तो क्लास में है थोड़े नमूने बोलते हैं ना, हमारे गुजराती में नंग बोलते हैं उसको, एकदम नंग छोकरा है वो जमाने। थोड़ा रहो, खुश रहो, ओके, मेहनत करो, खुश, और बस बाकी नेक्स्ट 3 मंथ्स जम के। और हम तो मेहनत इनमें अगर 200% करेगी, जो कि हम प्राउडली बोल सकते हैं, हमने बहुत मेहनत की डेफिनेटली। हम वी हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, पहले से मच मच बेटर। तो हमारे में कॉन्फिडेंस है, और हमारे में वो कॉन्फिडेंस भी है कि अगर हम एक उस बच्चे का रिजल्ट निकाल सकते हैं जिसने 8, 9, 10 में फाउंडेशन नहीं करा, जिसने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करा, पर वो बच्चा अगर IIT में टॉप IIT में एंटर हो सकता है, तो तुम तो कर ही सकते हो। उतना हमारे पे विश्वास है कि हम तो तुम्हारा निकलवा देंगे, पर थोड़ा सपोर्ट चाहिए रहेगा। तो इफ यू आर रेडी फॉर दैट, सो 6 महीना मेहनत करते हैं, और नेगेटिव थॉट्स को मत लाओ। कुछ भी मेरे से नहीं होगा, क्या ही रखा है जिंदगी में, IIT नहीं हुआ तो कोई नहीं, लोग कहीं से भी कर लेते हैं। हाँ, वो तो मैं भी बोलूंगा आगे, तो मैं समझाता ही, एंड दैट इज ट्रू, इट्स ओके। IIT नहीं मिला, इट्स ओके, पर ट्राई तो ऐसी करो ना कि लगे। समझा कुछ? ठीक है। नाउ हमने जाने से पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी में KVL KCL तक चीजें वाइंड अप करेंगे। दैट वाज द लास्ट पार्ट, सही है। टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट पार्ट, जहां पे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द व्हीटस्टोन। और अब हमारे सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ जाएंगे। अब हमें इंस्ट्रूमेंट पढ़ने, ओके। मेजरली हमें जो इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हैं उसमें 3 इंस्ट्रूमेंट है। व्हीटस्टोन जिसके ऊपर मीटर ब्रिज है। अब मैंने दूसरे बैच में लेक्चर भी हुआ इस वीक में, तो बच्चों ने मुझे बताया कि जो बच्चे निर्मला में जा रहे हैं, जा पा रहे हैं थोड़ी बहुत, है ना, वो बच्चों ने जब फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उनमें किसी ने मीटर ब्रिज परफॉर्म किया। सही बोला मैं? ठीक है। So I think you have a fairly good idea. Still, I will be explaining like तुम्हें नहीं पता, पर अगर पता होगा तो मुझे बता। ठीक है। So आज हम व्हीटस्टोन और मीटर ब्रिज कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में we will complete the galvanometer वाला पार्ट, उसके नेक्स्ट लेक्चर में पोटेंशियोमीटर। 3 मेजर इंस्ट्रूमेंट पढ़ने, 3 लेक्चर में खत्म है। फिर RC नेटवर्क होगा, चैप्टर वहां पे डन। समझा? तो बहुत छोटा पार्ट बचा हुआ है करंट का। चलो स्टार्ट करते हैं। प्लीज गिव द हेडिंग व्हीटस्टोन नेटवर्क। व्हीटस्टोन नेटवर्क।
इसमें लिखना derive the balancing condition for derive the balancing condition for Wheatstone network. Derive the balancing condition for Wheatstone network. डायग्राम बना लो। चल रहा था पहली कुछ याद है कौन से ये सब अभी एक EMU सेमीकंडक्टर वो मेरे पास वो हो जाएगा। इसके बाद करंट NEC यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल से डिग्री हो रहा है। एक बार अच्छा देखिए इसके बाद NEC अब मेरे पास कम ही बचे। NEC मेन चैप्टर फिर दो छोटे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अच्छा चैप्टर है। उसके बाद तो दो चैप्टर छोटे सेमीकंडक्टर ही ओके। सो लो हमें प्रूव करना है द बैलेंसिंग कंडीशन। यस नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंसिंग कंडीशन के व्हीटस्टोन नेटवर्क बैलेंस कब होता है जब R1/R2 R3/R4 सही बात है ठीक है। अब वो चीज को अगर मुझे प्रूव करना है तो हम कैसे करेंगे वो समझते हैं। सबसे पहले अज्यूम करो कि E में से एक करंट आ रहा है। लेट्स से इस करंट को मैं I नाम देता हूं। जैसे वो एक पॉइंट पे आएगा तो जंक्शन पे करंट स्प्लिट होगा। जब स्प्लिट होगा तो कंसीडर करो यहाँ पे मैंने करंट दे दिया क्या I1। यहाँ से करंट जाना चाहिए I-I1 पर एज ऑफ नाउ मैं उसको I2 देता हूँ। मैं डेरिवेशन करना चाहता हूँ तो थोड़ा सिंपलीफाई करता हूँ। सो मुझे इतना समझ में आ गया बाय किरचॉफ करंट लॉ दैट I इज एक्चुअली नथिंग बट I1 प्लस क्या I2। इसको इक्वेशन नाम 1 देते हैं। अब क्या होगा I1 जब जा रहा होगा ऐसे तो यहाँ पे जब पहुंचेगा है ना तो C पे पहुंचने के बाद वो वापस स्प्लिट होगा। जब स्प्लिट होगा तो लेट अस कंसीडर यहाँ पे जो करंट आ रहा है उसको मैंने नाम दिया IG और यहाँ से जो करंट गया उसको मैंने नाम दिया I1 माइनस IG। आई होप ये भी समझा होगा। नाउ दिस IG विल कम हियर वो यहाँ पहुंचेगा और ये जो I2 है वो यहाँ पहुंचेगा और अब क्या होगा D पॉइंट पे है ना IG और I2 दोनों ऐड होंगे और वो ऊपर से लेके जाएंगे और वो क्या बना देंगे I2 प्लस क्या IG। और जैसे वो B पॉइंट पे आएंगे तो क्या होगा IG और माइनस IG कैंसिल होगा तो बचेगा क्या I1 प्लस I2 बट सो वापस वो करंट यहाँ पे आ गया। सो सबको करंट डिस्ट्रीब्यूशन समझा। नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम लोग को रेजिस्टेंस के अक्रॉस साइन देना। याद रखना ये जो है वो क्या है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस को मैं G अज्यूम करता हूं ठीक है। अब साइन कैसे देनी है समझाया था। जब करंट एंटर होता है वहां पे हम देते हैं कौन से साइन प्लस लीव करता है वहां पे माइनस। एंटर करते वक्त प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस।
समझा। जैसे साइन दे दिया उसके बाद हमें लिखना होता है इक्वेशन। यस, जब इक्वेशन लिखना है तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? नेम ऑफ द लूप। लेट अस राइट द नेम ऑफ द लूप एज, सबसे पहले A C D A। परफेक्ट। और अब क्या करना चाहिए? वी शुड राइट द इक्वेशन। चलो आप हेल्प करो बेटा। A C D A का इक्वेशन बताओ। स्टार्ट फ्रॉम A गो टू C। I1 R1 प्लस माइनस ये रखो या निकाल दो? माइनस IG प्लस I1 R एंडिंग है जी। कहाँ लिखी? ऐसे इक्वेशन छोड़ दो। ओके, आपको क्या लगता है ये इक्वेशन करेक्ट है या रॉन्ग है? I1 नहीं होना चाहिए। आज बाकी सही। बाजू में बराबर। क्यों बराबर है? मतलब ये साइन कैसे दे रहा था? जैसे कभी इसने माइनस बोला, कभी प्लस, पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव। अच्छा, मेरा एक डाउट है। ओके, मुझे थोड़ा आता नहीं है, तो मैं A से C गया, C से D गया, बराबर है। अब जब मैं D से A जा रहा हूँ तो इसने प्लस लिखा है यहाँ पे, पर मेरे दिमाग में ये है कि मुझे माइनस लिखना चाहिए क्योंकि करंट तो आ रहा है ना, तो यहाँ माइनस आना चाहिए। तो इक्वेशन गलत है ना? तुम्हें क्या लगता है इस पे? आपकी क्या है? माइनस आना चाहिए, सही है ना? यस। आपको क्या लगता है जो प्लस था वो सही था या माइनस जो किया वो सही? प्लस सही था। ठीक है, प्लस सही था। तो गलत क्या है? अगर हम ऐसे आ रहे तो माइनस है। जैसे तुम ऐसे गए तो माइनस लिखा, तो ऐसे जाएगा तो माइनस आएगा, तो प्लस क्यों लिखा? बोलो, किसको फॉलो करो? वेरी गुड। किसको फॉलो करोगे? करंट को फॉलो नहीं करना है। करंट का काम है रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या प्रोवाइड करना? साइन, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे उसने साइन दे दी उसके बाद करंट का काम कुछ नहीं है। फिर आप कैसे भी घूमो, अगर तुम D से A गए तो फिर चेक करो माइनस से प्लस, फिर करंट को मत देखो। कुछ समझ में आया? यही मेजर मिस्टेक होती है। अब बताओ इन जनरल पूरा क्लास क्या ये सही लिखा है? ओके। नेक्स्ट लूप का नाम C B B C। परफेक्ट। चलो अब बोलो इक्वेशन CBDC का। माइनस B से D प्लस I2 प्लस IG R4 प्लस IG बाकी सब लोग सही गलत? सही। बाकी सही आया ना? ठीक है। सो दिस इज
इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, परफेक्ट है। अच्छा ये if Wheatstone network is balanced, अगर मैं ऐसा बोलूं if Wheatstone network is balanced, ये तभी हो सकता है अगर potential at C should be is equal to potential at B। बैलेंसिंग का ये क्राइटेरिया है। हम कोई चीज को बैलेंस कब बोलेंगे, जब दो पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो, सेम। अगर पोटेंशियल सेम हुआ तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल सेम है तो वहां पे करंट तो हो सकता है क्या, तो आईजी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। इफ आईजी का वैल्यू 0 है, क्या मैं आईजी की वैल्यू 0 यहां सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। अगर यहां पे सब्स्टिट्यूट किया तो ये 0 होगा, अगर ये 0 होगा तो ये राइट में जा सकता है, अगर राइट में गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, I2 क्या इंटीग्रल क्या बचेगा, I1। सबको समझा क्या, इसको इक्वेशन 6 नाम ले सकते हैं। सेम वे में I = 0 यहाँ पे भी डाल सकते हैं, हाँ या ना। अगर 0 डालेंगे तो क्या होगा, ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, हाँ या ना। तो अब क्या होगा, ये राइट में जा जाएगा, तो राइट में जाएगा तो अब यहाँ पे क्या रहेगा, I2 R4 इक्वल टू क्या होगा, I1 R। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 7, चलेगा। ये दोनों को क्या कर सकते हैं अभी, डिवाइड। क्या करना चाहिए, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो क्या हो जाएगा, बोलो R3 बाय क्या, R4 इक्वल टू नेक्स्ट क्या हो जाएगा, R1 बाय, हो गया। ऐसे This is how we have to prove the balancing condition। बहुत अच्छा है, इजी है बहुत, ठीक है लिख दो, हो गया। डाउट है कुछ, ठीक ठीक I2 को स्प्लिट करो तो भी कोई दिक्कत। अगर तुम्हें अच्छा कोई पढ़ाने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब वो बहुत सही। और CH2 if you like it, जैसे मेरे जो टीचर थे स्टार्टिंग कॉलेज में, she was the number 1 professor for electronics in entire Mumbai, हदगांवकर में। मतलब मैं बकायदा पूरे मेरी अटेंडेंस 40% से लो थी आके, सबसे इंटीग्रेटेड था, सिर्फ उनके लेक्चर अटेंड करने के लिए जाता। 1 घंटा भी होगा तो भी मैं जाऊंगा, मतलब उतना कन्विंस था वो। मैं चलो जाओ सीखो और आओ। नाउ इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने लिया था, आपने सबने सीएस लिया, मुझे भी सेम था। माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे हो क्या, 8085 आई यूज्ड टू टीच 8085 आल्सो, मतलब मैं डिग्री वालों को सिखाता था क्योंकि हम लोग को हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स में। एंड दिस द एक्सीलेंट, वो सिखाने वाला तुम्हें सही मिले ना
तो उससे अच्छा कोई हो नहीं है, और वहीं से मुझे इंटरेस्ट कल्टीवेट हुआ कि मैं मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स CS1 इज मोर अबाउट द कोडिंग, तो अगर CS1 तुम्हें पसंद आता है तो कोडिंग पे जाओ, CS2 पसंद आता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाओ, दोनों ना पसंद आए दोनों तो समझ जाओ कि कोर पे जाना है, मैकेनिकल सिविल केमिकल वो भी पसंद आए तो बेस्ट हो गया ना बेटा, कॉमर्स आर्किटेक्चर। लिखा सकते हैं, इसके नीचे लिखो क्या डेरिवेशन करना होगा, उसके नीचे लिखो नोट का पॉइंट 1, नोट का पॉइंट 1, इन Wheatstone network cell and galvanometer in Wheatstone network, cell and galvanometer are interchangeable. Cell and galvanometer are interchangeable. Hence, they are known as conjugate arms. Hence, they are known as conjugate arms. इसका मतलब ये है कि मैं ये सेल को यहाँ डाल सकता हूँ और गैल्वेनोमीटर को यहाँ डाल सकता हूँ, फिर भी the balancing condition is still. Okay. Point number 2 है, if the bridge is not balanced, if the bridge is not balanced and R1 R4 is greater than R2 R3, R1 R4 is greater than R2 R3, then the current will flow from D to C. Then the current will flow from D to C. अच्छा, ये पॉइंट नंबर 2 कब यूज करना, शॉर्टकट में बहुत काम आएगा कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज ग्रेटर देन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो करंट डी से सी की तरफ जाए, क्योंकि ब्रिज बैलेंस नहीं है उसी कंडीशन। अगर बैलेंस है तो इनमें से करंट फ्लो होगा ही। अच्छा, उल्टा होगा सिनारियो, तो करंट कहां से फ्लो करेगा, ये चीज को याद। ओके, अब व्हीटस्टोन नेटवर्क में इसके अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि बाकी जो भी था वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में सिखा दिया था तुम्हें कि इसके जो दूसरे सर्किट होते हैं, आई थिंक दैट यू ऑलरेडी नो। सो आई थिंक यू रिमेंबर दिस काइंड ऑफ सर्किट जो हमने पढ़ा था पहले, कि अगर मैंने तुम्हें ये रजिस्टर ऐसे बना के दे दिया ऐसा, आई थिंक यू नो कि दिस इज व्हीटस्टोन, सबको याद है ना। तो ऐसे मल्टीपल मॉडिफाइड व्हीटस्टोन नेटवर्क तुम्हें पता है, तो मैं उसके डिटेल में नहीं जाता, पर व्हीटस्टोन के ऊपर कौन सा डिवाइस है वो सीखना। यस, चलो नेक्स्ट डिवाइस लिखो, मेटल ब्रिज। नेक्स्ट डिवाइस इज meter bridge.
meter bridge works on the principle of Wheatstone network. Meter bridge works on the principle of Wheatstone network, and it uses null deflection method, and it uses null deflection method. Okay. अब जिनको याद होगा मीटर ब्रिज कुछ ऐसा होता है, आपके पास ऐसे प्लेट्स होंगे इस काइंड ऑफ, फिर इन दोनों पॉइंट के बीच में एक आपका मेटालिक वायर होगा, उसके नीचे एक स्केल होना चाहिए, ये पूरा वो वुडन पे होना चाहिए। ओके, ये जो पूरा स्केल है वो 100 सेंटीमीटर का होगा, तो ये 0 होगा, ये कितना होगा तुम्हारे पास 100। आप इसमें यहाँ पे मतलब अगर आपने इसको A पॉइंट नाम दिया और लेट से आपने इसको B पॉइंट नाम दिया, ठीक है, तो A पॉइंट पे आप पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल कनेक्ट करोगे, नेगेटिव टर्मिनल से यू विल कनेक्ट द की जो छोटा सा एक होगा, फ्रॉम दैट की यू विल कनेक्ट a rheostat. I think you know what is a rheostat, that's a variable resistor, और उसका कनेक्शन तुम किसके साथ करोगे, B का, जो rheostat आपने आई थिंक देखा होगा तो बता होगा, तो वो बैंगल के लिए यूज करते हैं ना, सिलेंडर का, उससे दो छोटे छोटे पाँव होते हैं और ऊपर एक नॉब होता है जिसको तुम ऐसे चेंज कर सकते हो, सही। अच्छा, नेक्स्ट इसको लेफ्ट गैप, इसको राइट गैप बोलेंगे, और लेफ्ट गैप पे आप अब उसमें मैं चेंज करता हूँ। तो मुझे सिखाया गया है दैट इज अनदर मीटर ब्रिज, इसका नाम है कैल्विन मीटर ब्रिज, और मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो नॉर्मल मीटर ब्रिज है, मैं दोनों पढ़ा रहा हूँ, पहले हम नॉर्मल मीटर ब्रिज पढ़ेंगे फिर कैल्विन पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे अननोन रेजिस्टेंस, सो लेफ्ट गैप पे क्या कनेक्ट होगा तुम्हारा, ओके। तो बच्चे मुझे पूछते भी है कि सर ये फालतू डिवाइस बनाया क्यों, तो आंसर है टू कैलकुलेट व्हाट, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट, अननोन रेजिस्टेंस, उसके लिए। इससे भी फालतू कोई चीज हो सकती है, वो है पीओ बॉक्स, फुल फॉर्म क्या है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, क्या है, हाँ, वो मैं डायग्राम बना भी नहीं सकता उतना करना, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट को प्रोजेक्ट करके समझा दूंगा ना। राइट गैप में क्या आता है, नोन रेजिस्टेंस, जो बच्चों ने एक्सपेरिमेंट किया था, यहाँ पे वो एक रेजिस्टेंस बॉक्स बनाते हैं, जो अमीरों की चॉकलेट नहीं होती, फेरो रोशर, उसका डब्बा आता है, पता है, उसमें स्लॉट्स होते हैं, वैसे इसमें भी होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स होगा जिसमें की होगी, आप उसको निकालो, तो यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। ये कहाँ पे होता है, राइट साइड में कनेक्टेड, ठीक है। सेंटर में आप लेट से पॉइंट पी लेंगे और वहां से यू विल कनेक्ट अब गैल्वेनोमीटर। आपने ऐसा नहीं करा होगा क्योंकि मैंने बोला मैं एक्चुअल में पहले एक्चुअल मीटर ब्रिज क्या है वो सिखा रहा हूँ, ठीक है। और वहां से तुम्हारे पास एक स्लाइडिंग की होगी, नाउ दिस इज द स्लाइडिंग की, काइंड ऑफ छोटा मेटालिक होता है, इसका वायर होगा जो तुम गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करोगे, और स्लाइडिंग की तुम्हारे हाथ में है जिसको तुम्हें यहां से यहां तक स्लाइड करवाना है, ठीक है। Now exactly how this experiment you have to perform, सुनो। Step number 1, सबसे पहले ये सारे कनेक्शन सही से करो, स्लाइडिंग की को कहीं से अभी कनेक्ट मत करो, तो गैल्वेनोमीटर अभी तक 0 का डिफ्लेक्शन दिखाना चाहिए। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे जो स्विच है इसको क्या करना है, क्लोज करना है। स्विच को क्लोज करोगे तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, पर तुम्हें नहीं पता कि करंट कितना फ्लो हो रहा है, रादर तुम्हारा कनेक्शन हुआ ही नहीं है, तो पता कैसे चलेगा, गैल्वेनोमीटर अभी तो ओपन है। उसके बाद व्हाट यू नीड टू डू इज दिस, तुम रियोस्टेट की वैल्यू को कुछ सेट करके रख दो, एंड देन आपको स्लाइडिंग की को उठाना है और ए पॉइंट पे टच करना है। अगर तुम ए पॉइंट पे टच करो तो अगर ये गैल्वेनोमीटर
ऐसा कुछ उसका स्केल है और इस पे यहाँ पे पॉइंटर है और यहाँ पे 0 शो हो रहा है, इसको बोलते हैं डबल साइडेड डिफ्लेक्शन वाला गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब क्या करोगे, जैसे तुम एक पॉइंट पे टच करो तो उसको ऐसे लेफ्ट में जाना चाहिए और देन वहां से तुम्हें डायरेक्ट उठा के बी पे टच करना, सुनना, तो वो राइट पे जाना चाहिए। अब जब तुम परफॉर्म करोगे अभी तो जनरली ये हो जाएगा, पर जब तुम एक्चुअल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जाओगे तब नहीं होगा, क्योंकि वो सेटिंग बिगाड़ के रखेंगे पूरी। कौन? कॉलेज वाले। तो तुम्हें क्या करना है, सुनो, जैसे तुम ए पे टच करो, अगर वो लेफ्ट पे गया और बी पे टच करो वो भी थोड़ा लेफ्ट पे ही गया, बट ए पे ऐसा गया, बी पे ऐसा गया, कुछ समझ में आया? तो वो नहीं चलेगा क्योंकि तुम्हें नल डिफ्लेक्शन मिलेगा ही। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू चेंज द रियोस्टेट, तो कनेक्शन चेंज करना है, ये याद रखना, वरना कभी तुम ढूंढ ही नहीं पाओगे वैल्यू, और वो जानबूझ के करते भी है सब। सो व्हाट यू नीड टू डू, ए पे टच करा, लेफ्ट पे गया, तो बी के कहां पे टच होना चाहिए, राइट पे, कंपलसरी। समझा? जैसे दोनों तुम्हारा डिफ्लेक्शन दिखा दिए, ए पे लेफ्ट, बी पे राइट। अब व्हाट यू नीड टू डू, यू स्टार्ट विद टैपिंग फ्रॉम ए टू बी, वायर को घिसना नहीं है, समझा? वो पूछेंगे क्यों घिसना नहीं है, मैं घिस क्यों नहीं सकता, तो आंसर क्या दोगे? नहीं, उसका वो रीजन ये देता है, अगर तुम घिसोगे तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, तुम्हारे हाथ में क्या है, छोटा सा स्लाइडिंग की, वो मेटालिक है, ये भी बात क्या है, मेटालिक। तो मेटालिक में जब तुम घिसोगे तो क्या होगा, एक स्टैटिक फ्रिक्शन क्रिएट होगा, वो फ्रिक्शन की वजह से ये जो बार है ना वो जरा घिसता जाएगा, कौन सा वाला, ये वाला, एंड बिकॉज ऑफ दैट द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस वायर विल चेंज, because of that the resistance will change, hence your reading will not be accurate। भाई ये सब आंसर देना है, यही वाइवा आता है, अरे कुछ समझा? तो फिर तुम ए से लेके बी तक जाओगे और पहुंचते पहुंचते ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे कभी ना कभी 0 पे आए, कुछ समझ में आया? जो पॉइंट पे 0 पे आए उस पॉइंट पे आके रुक जाओ और उस पॉइंट को डी नाम दे दो, इसको बोलेंगे तुम्हारा नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। व्हाई? बिकॉज उसने करंट को कितना शो करा, 0। तुमको समझ में आ रहा है? तो अब एक बात बताओ, ये x है, x मतलब क्या हुआ, अननोन रेजिस्टेंस, ये क्या है, r व्हिच इज नोन रेजिस्टेंस, तुम्हें पता है। ये जो लेंथ है, क्या यहाँ पे स्केल है, यस और नो? तो तुम डायरेक्टली यहाँ से रीडिंग ले सकते हो या नहीं ले सकते? लेट अस से इस रीडिंग को नाम देते हैं Lx और इस रीडिंग को नाम देते हैं Lr। Do you agree with me that this will be one of the resistance? इसको R1 बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, R2, इसको R3 और इसको R4। विजुअलाइज हुआ ये वेवफॉर्म कैसे है, कुछ समझा? तो if the network is balanced, can I write X by R is equal to, क्या लिख सकता हूँ मैं, resistance across AD upon resistance across BC। अरे कुछ समझा? But what is the formula for resistance? Rho L by A। What is rho? Resistivity या specific resistance। क्या पूरा वायर का मटेरियल सेम है तो दोनों का रो सेम होगा, ऊपर और नीचे तो कट होगा। अच्छा, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि घिसो मत, टैप करो। तो एरिया भी सेम कैंसिल हुआ, तो बचेगा क्या, लेंथ का रेशियो। तो क्या लिख सकते हो, x अपॉन r इज इक्वल टू, क्या लिखना चाहिए, lx अपॉन lr। पर टोटल लेंथ है कितनी, टोटल लेंथ है कितनी, तो मतलब इन दोनों का एडिशन कितना होगा। तो कैन आई से x इज नथिंग बट lx अपॉन क्या, into, that's how we have to calculate the value of r। Did you understand it? तो आपको समझा इसका यूज एज अ टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस कैसे करना है। ओके, डू यू थिंक दिस इज अ गुड मेथड टू यूज। आपको फोन आया कि घर पे आओ, मेरे घर पे रेजिस्टेंस समझ में नहीं आ रहा है, कैलकुलेट करो। तो आपको पता चला क्या दिक्कत है, आपको ये सेटअप लेके जाना पड़ेगा वहां पे, है ना, और घर पहुंच के आप बोलोगे थोड़ी जगह दो, सेटअप करना है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी डोंट यूज दिस। एंड आपके घर पे इलेक्ट्रिशियन अगर आता हो तो उसके हाथ में छोटा सा एक डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं मल्टीमीटर। क्या बोलते हैं, मल्टीमीटर। सुना है, अच्छा देखा है, इलेक्ट्रिशियन देखा है, तो यस
वो सबसे बेस्ट है, उसमें डायरेक्ट तुम्हें मिलता है। ठीक है, देखो अच्छा डायग्राम सुनो, डायग्राम बना लोगे, फोटो भेज दूं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दोगे पक्का? नीचे फॉर्मूला लिख लो, थोड़ा तेज चलेगा। आप B1 बैठो बेटा, देना अच्छे बैठो। B1 बहुत 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 मतलब बहुत B1 तो बैच जो आया है बहुत मतलब पूरा बैच ही जबरदस्त था। दूसरा बैच आया वो भी अच्छा है, ऐसा नहीं, बट B1 बहुत अच्छा है, पर 2 ही एडवांस है। इस बार नीट बढ़ गए, नीट के 3 जो मॉर्निंग है पर वही है ना, स्टार्टिंग में तो आप भी मतलब एंथुसियाज्म बहुत था ना, यूनिट तो एकदम, फिर रियलिटी अभी थिंकिंग होगी ना धीरे-धीरे आने दो अभी। अच्छा कितने लोग ट्रिप में आने के लिए इंटरेस्टेड हो? आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आप बताओ। आ सकते हो प्रोवाइडेड जैसे ऐसा तो कुछ होगा ही नहीं कि आप घर पे टाइम पास नहीं करते, मतलब ये तो मैं मान ही नहीं सकता। IPL सीजन खत्म हुई है, ओके, विदर्भ प्रीमियर लीग चालू हुई, बच्चे वो भी देख रहे हैं जिसको पता भी नहीं। विदर्भ प्रीमियर लीग मतलब नागपुर की वो प्रीमियर लीग है ना, वो भी हॉटस्टार में बच्चे देख रहे हैं, उतने गधे बच्चे हमारे, ठीक है, कि वहाँ की लोकल मैच हॉटस्टार पे दिखा रहे हैं, वो भी बच्चे शाम को बोले सर वो बहुत मजा आ रहा है। उसके बाद अभी फीफा आएगा, डेफिनेटली तुम देखो, मुझे बताइए तुम्हारा, फिर बिग बॉस आएगा, पता नहीं भाई लोग क्या करते हैं, अनुपमा भी देखते होंगे क्या पता अगर पता चला अगर 1 महीना अच्छे से पढ़ाई करते हो तो अपने आप को एक दिन डेफिनेटली यू कैन, ठीक है, तो अपने आप को ऐसा कुछ टारगेट हो, इफ आई कैन कंप्लीट दिस देन आई विल टेक इट, एल्स आई विल नॉट। टेस्ट तो यार अभी तो नहीं है ना, जुलाई में आएगा, अभी तो टाइम नहीं, उनमें होगा। अरे भाई नहीं, वो पेज टेस्ट का ये लिखा। अच्छा जितने लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, ये पॉइंट और ये पॉइंट में है ना, जो वायर कनेक्ट होता है ना, जितना मुझे याद है मैंने जब मेरे टाइम पे किया था तो क्या होता है, वहां पे वायर को ऐसे करके थोड़ा राउंड करके कहीं पे अटैच करते हैं, मतलब ये जो एग्जैक्ट वायर होता है ना, उसकी लेंथ पूरी 100 सेंटीमीटर भी नहीं होगी, ज्यादा होती है। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, यहाँ पे जो वो नॉब दिखा होगा ना, जहाँ पे वो उसने अटैच करा होगा, उसमें थोड़ा सा ऐसा सर्कल करके 1-2 लूप बना के फिर अटैच होगा। That means actual wire की length is not 100, yes or no? तो हमने वहां पे एरर इंट्रोड्यूस कर दिया है। Are you able to understand that? क्योंकि अगर एग्जैक्ट होनी चाहिए तो वो 0 से 100 ही होनी चाहिए, but we have already introduced an error at point A as well as at point B. इसको हम बोलते हैं एंड करेक्शन। क्या बोलते हैं? तो जनरली मेंस इसको टच नहीं करेगा, बट एडवांस माइट टच, ओके। और जैसे हम लोगों ने बोला था एडवांस में इस बार करंट इलेक्ट्रिसिटी के 2 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद आ सकता है। कितने क्वेश्चन पूछे? 2। 2022 के बाद कभी नहीं आया था, 26 में वापस आए, 2 आए। एंड ट्रस्ट मी, जो पहला क्वेश्चन था, द फर्स्ट क्वेश्चन,
वो तुमने ऑलरेडी कर दिया है, तुम्हारे नोटबुक में कॉपी में भी होगा। कौन सा वाला पता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला, आईडी वाला। कौन सा फॉर्मूला? आई वाला, v इक्वल टू आई अपॉन, उसमें तुम्हें वो एटॉमिक नंबर दिया था, वो भी तुम्हारे मॉडल में होगा। n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम निकालने के लिए वो डेंसिटी और मास दिया था, समझा? वो वाला क्वेश्चन था। दैट्स इट, दैट वाज द क्वेश्चन इस साल का। और दूसरा क्वेश्चन है वो जो मैं तुम्हें आगे एक्सपेरिमेंट सिखाऊंगा, हाफ स्केल डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर। वो जनरली है ना मेन पूछता था, एडवांस उसको कभी टच नहीं करता था। उसने उसका एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, 2 क्वेश्चन आया करंट के और दोनों के दोनों डुअल। बच्चों ने वहां पे अच्छा स्कोर करा। तो ऐसा है, कभी जो आंसर एक्सपेक्टेड नहीं होता आंसर है। यूनिट्स एंड डायमेंशन 2 क्वेश्चन, यूनिट्स एंड डायमेंशन 2 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन किसका? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन 2, पहली बार इंट्रोड्यूस, फर्स्ट टाइम। कौन सा 2? कन्वर्जन फैक्टर, याद है? इसको याद है ना, n2 n1 ब्रैकेट में L1/L2, वो वाला। एंड सेकंड वाला था एरर का, वो भी सिंपल था। 4 क्वेश्चन तो यहाँ बन गए, जबकि इस बार का फिजिक्स का पेपर वन ऑफ द टफेस्ट था, बहुत अच्छा। अब ये मैं तो इजी बोल रहा हूँ, बाकी जो थे वो अच्छे थे, बहुत अच्छे। ठीक है, समझ में आया? तो ये एंड करेक्शन के ऊपर एक नोट लिखेंगे, राइट डाउन। इन मीटर ब्रिज some extra length occurs at point A and B. In meter bridge, some extra length occurs at point A and B. Hence, some additional length should be added. Hence, some additional length should be added. At the end points. At the end points. This is known as end correction. This is known as end correction. Write this modified formula. क्या बेटा? नहीं, ए और बी की दोनों की लेंथ को हम अलग अलग एंड करेक्शन में लेंगे। ए वाला जितना एक्स्ट्रा लेंथ है और बी वाला जितना एक्स्ट्रा लेंथ है वो हमें नहीं पता है, दोनों का जरूरी थोड़ी कि सेम लेंथ हो, तो हमने दोनों एंड करेक्शन को अलग माना। अल्फा इज विच एंड करेक्शन लेफ्ट, बीटा इज व्हाट राइट। तो राइट की लेंथ कितनी है टेक्निकली? एल आर ना, तो एल आर प्लस बीटा करेगा, और लेफ्ट की कितनी है एल एक्स, तो एल एक्स प्लस अल्फा करेगा। तो एंड करेक्शन हमेशा ऐड ही होता है, कभी सब्ट्रैक्शन या ऐसा कुछ सवाल है, समझा? अब से एल एक्स प्लस हमें ऐसा सोचना है हमेशा, टोटल तो 100 है ना, तो 100 में एल का तो ए से डी हो गया, उसमें मैंने अल्फा ऐड कर दिया, और राइट में बी से बी हो गया, समझ गया? समझा? यस बेटा। दोनों का मैंने एंड करेक्शन अलग माना, लेफ्ट का अलग माना है, राइट का अलग। हाँ,
नहीं, वही तो बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा लेंथ है ना। ऐसा सोच ले, इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर यहाँ पे एक्स्ट्रा, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा, टोटल तो 100 है ना। पहले टोटल 100 मान ले, तो ऐसा पकड़, ये 0, ये 100। अब लेफ्ट पे एक्स्ट्रा 2, राइट पे एक्स्ट्रा 3। अब तेरा बैलेंसिंग लेंथ आया 40 के, तो ये 60 होगा। तो अब लेफ्ट की टोटल लेंथ कितनी और राइट की टोटल लेंथ कितनी? समझ गया? अच्छा, अब इसके नीचे और एक पॉइंट लिखो। जनरली null point should be brought between middle 1/3 of the wire. Generally, null point should be brought between middle 1/3 of the wire. Bracket 40 centimeter to 60 centimeter. (40 centimeter to 60 centimeter) or better accuracy. ये समझा? ओके। अब तुम लोगों ने ये वाला मीटर ब्रिज नहीं पढ़ा था, तुम लोगों ने कौन सा पढ़ा था? केल्विन मीटर ब्रिज। अब वो क्या होता है वो सुन लो। केल्विन मीटर ब्रिज बोलता है कि ये जो सेंटर में जी था ना, वो जी को लेफ्ट में कनेक्ट कर दो। और अब क्वेश्चन चेंज हो गया, फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? तो अब दिक्कत क्या है सुनो, मेरे पास गैल्वेनोमीटर का शॉर्टेज है, एक ही है, 2 होता तो बात ही अलग। तो मैंने उसको लेफ्ट में कनेक्ट कर दिया, लेकिन अब मुझे नॉन रिफ्लेक्शन तो मिल ही नहीं सकता, मैं मेजर क्या करूं? इसलिए केल्विन मीटर ब्रिज यूजेस a new technique called as equal deflection method. वो null deflection को यूज नहीं करता, किसको मेजर करेगा? वो equal deflection। अब कैसे होता है समझो। स्टेप नंबर 1, की को क्लोज करो, स्लाइडिंग की को टच मत करो, एंड उसको जस्ट एज इट इज रखो, और जैसे ही अब स्विच ऑन होगा तो गैल्वेनोमीटर कुछ तो रिफ्लेक्शन दिखाएगा। जो भी रिफ्लेक्शन दिखाया आप उसको नोट डाउन करो। जैसे वो डिफ्लेक्शन हुआ, मान लो कि 4 मिली एम्पियर, एग्जांपल के तौर पे हमने लिख दिया। अब क्या करो, स्लाइडिंग की को उठाओ और वापस ए पे कनेक्ट करो, और टैप करते करते कहां पे पहुंचो? बी पे, मतलब ए टू बी जाओ। बीच में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे वो वापस 4 मिली एम्पियर दिखाना चाहिए। कितना दिखाना चाहिए? पहले कितना दिखा रहा था, अभी भी कितना दिखाना चाहिए? उस टाइम पे रुको, वापस एलेक्स मेजर करो, वापस एला मेजर करो, वापस एक रेश करो, तो ये इसको बोलते हैं कौन सा मेथड बेटा? केल्विन मीटर ब्रिज। तो 2 डिफरेंशियल पॉइंट समझ में आने चाहिए। पहला, नॉर्मल मीटर ब्रिज क्या कैलकुलेट करता है? अननोन रेजिस्टेंस। केल्विन क्या करता है? गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। ये कौन सी डिफ्लेक्शन मेथड यूज करता है? नॉन डिफ्लेक्शन। और केल्विन वाला इक्वल। फॉर्मूला में आपके हिसाब से क्या चेंज होगा? कैन आई टेक इट x/r इक्वल टू lx/r सेम? हाँ, नोटबुक में, रेफरेंस बुक में वो lg लिख देते हैं, तो आई थिंक उतना ही चेंज आता। डिड यू अंडरस्टैंड इट? ओके, इसको स्किप करो एक पेज को, मैं नोट भेज दूंगा इसके, क्यों टाइम वेस्ट करोगे? आता ही है, समझ में आ गया है, आप डायरेक्टली लिख लेना, हम डायरेक्टली समझते हैं। समझा? चल लिखो क्वेश्चन नंबर 1। By the way, topic is done. Bristol meter bridge calculus, मतलब ये वाला, ठीक है? क्वेश्चन करें।
Okay. देखो, in a meter bridge, null point is 20 centimeters from the left end. In a meter bridge, the null point is 20 centimeters from the left end. When the known resistance, capital R, is shunted by 10 ohm resistance, is shunted, देखो spelling, is shunted by 10 ohm resistance, the null point is found to be shifted by 10 centimeters. Find unknown resistance X. Find unknown resistance X. ब्रैकेट में आपको मैं हिंट दे रहा हूं, shunted means parallel. The meaning of shunt is parallel. Should I help? Try करवाऊं? नहीं करवाऊं. Thank you. यार मेरे पास आंसर नहीं देखते. तो आई थिंक उसमें 2 से कैंसिल हो सकता है. ओके, अप्रोच क्या करोगे? सबसे पहले पढ़ो, इन अ मीटर ब्रिज नल पॉइंट इज कहाँ बोला है? 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द विच एंड? लेफ्ट हैंड. तो आपको पहला इक्वेशन क्या लिखना पड़ेगा? x by r is 20 by 80. तो x by r is 1 by 4. ये आपका इक्वेशन 1.
ओके, अब दिमाग में क्लैरिटी ये रखो कि वो शंट किसको कर रहे हैं, x को कर रहे हैं या r को कर रहे हैं? r को कर रहे हैं। तो अगर मैं r को शंट करूं और उसके पैरेलल में अगर मैं किसको ऐड कर दूं, 10 को, सो डेफिनेटली इसका इफेक्टिव वैल्यू कम होगा। डू यू एग्री? अब तुम्हें पता है कि अगर ये वैल्यू कम होगी तो ये लेंथ भी कम होगी, क्योंकि ये और ये काइंड ऑफ एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शन में है। तो अगर ये कम हुआ तो LR कम होना चाहिए, और LR कम कब हो सकता है? अगर D राइट में शिफ्ट हो तो कम होगा या लेफ्ट में शिफ्ट हो तो कम होगा। तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये राइट में शिफ्ट होगा, और राइट में कितना शिफ्ट होगा? तो बोला है कितना शिफ्ट होना चाहिए, 10। तो तुम्हारा पहले वैल्यू कितना था, ये 20, और ये कितना था बेटा, 80। अगर राइट में शिफ्ट हुआ तो दिस विल बिकम 30 एंड दिस विल बिकम 70। देखो इस तरह के क्वेश्चन में ना एक ही प्रॉब्लम है, या तो ये 30-70 बनेगा या तो 10-90 बनेगा। कुछ समझा? क्योंकि वही दिमाग लगा। 10-90 कब बन सकता था? अगर वो बोल देते कि ये 10 R के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। अब सीरीज में कनेक्ट किया तो रेजिस्टेंस बढ़ा तो लेंथ बढ़ा, लेंथ बढ़ने के लिए D को कहां शिफ्ट करना पड़ेगा? तो लेफ्ट में होने के लिए वो कम हो जाएगा। अंडरस्टूड? और एक बार समझाओ। देखो अभी इनिशियल सिनेरियो क्या है, यहाँ पे आपका x है और यहाँ पे r है, तो ये आपका 20 है, ये 80। अब मैंने r के पैरेलल में क्या कनेक्ट किया, 10। तो अब ये जो रेजिस्टेंस आया r और 10 पैरेलल, इसकी इफेक्टिव वैल्यू r और 10 से भी छोटी हो। तो अब क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो गया तो तुम्हारा इसके सामने की लेंथ भी कम हो जाएगी, तो ये 80 से कम होनी चाहिए। तो कम होने के लिए D को कहां शिफ्ट होना पड़ेगा, राइट में। तो राइट में शिफ्ट हुआ, उन्होंने बोला शिफ्ट बाय 10, तो 20 प्लस 10 30, तो ये 30 हुआ, तो ये क्या होगा, 70। तो अब तुम्हारा नया इक्वेशन क्या बनेगा, x अपॉन क्या बनना चाहिए, 10r अपॉन 10 प्लस r 30 बाय 70। सही है? अगर हम इसको सॉल्व करें, अच्छा x by r is 1/4, तो सॉल्व करोगे r is 50/7, x is 50/28, which is nothing but 25/4। ये समझा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, if we use 100 ohm and 200 ohm, if we use 100 ohm and 200 ohm in place of x and r, we get null deflection Lx is equal to 33 centimeter. If we interchange the resistors, the null point is found to be 67 centimeters. Find end correction alpha and beta.
direction alpha and beta. Now इसका आंसर मेरे पास नहीं है, so I don't know. Need to write. क्या है आंसर, क्या है दोनों मत करना। ठीक है, अच्छा अब जितने भी मीटर ब्रिज के क्वेश्चन है, जितने भी उसमें उन्होंने जनरली एक दो चीज ही करी है, या तो वो लेफ्ट साइड में दो रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा देंगे, या राइट साइड में दो रेजिस्टेंस को इसमें लगा देंगे पैरेलल में, और फिर वही एक ही इक्वेशन है, एक ही फॉर्मूला है जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। सबको समझा? तो इसलिए आप अपना टाइम ज्यादा वेस्ट जनरली मत करना, 3 से 4 क्वेश्चन करें और इस टॉपिक को यहीं से खत्म करो। इसके क्वेश्चन बनने ही चाहिए और बनेंगे, ये सबसे आखिरी टॉपिक है। सबको समझा? ओके, अब मीटर ब्रिज डन है। नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक, और उसका नाम क्या है? गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर। वो खत्म। और ट्रस्ट मी, एक डिवाइस का क्वेश्चन तो आएगा।
अब नेचुरल गिर रही है कपड़े भी लगा अभी और क्योंकि